नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सैन्य अभियान का राजनीतिकरण करने, तथ्यों को छिपाने और विपक्ष के सवालों को अनसुना करने के नुकसान कितने गंभीर हो सकते हैं, ये बात अब भी अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं समझी तो जिस सत्ता का जश्न वो पूरे देश में मनाते घूम रहे हैं, वो जश्न शायद जल्द ही खत्म हो सकता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में फिर से मांग की है कि अब युद्ध का धुआं छट चुका है और ऐसे में सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और एक स्वतंत्र विशिष्ट समिति का गठन होना चाहिए ताकि सुरक्षा और सैन्य हालात की पूरी समीक्षा हो सके। खड़गे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए, ये कौन सा इंटरव्यू है, क्या कहा है, ये सारी बातें आप तक रखूंगा, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात यहां रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से इसकी शुरुआत है आज के न्यूज पॉइंट की। और साफ साफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें हमारी सेना की बहादुरी पर गर्व है, लेकिन अब वक्त है कि सारी चीजों की समीक्षा हो। अब वक्त है कि सारी चीजों की समीक्षा हो, खड़गे साहब ने पूछा है, कहा है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से फिर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिन में 11वीं बार सीज फायर करवाने की बात कही है, यह शिमला समझौते के मुताबिक नहीं है और सरकार इस पर जवाब दे। यह बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। दरअसल आज फिर ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अपना दावा दोहराया। इधर सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए संकेतों में फाइटर जेट के गिरने की बात को स्वीकार किया है। सीडीएस चौहान शांग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे सिंगापुर, और जहां उनसे पूछा गया, ब्लूमबर्ग ने पूछा कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे। यह सवाल ब्लूमबर्ग ने पूछा तो जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर क्यों गिरे, आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। ये कह रहे हैं जनरल अनिल चौहान, जो सीडीएस हैं अपने देश के, भारत के। इस जवाब से साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों कि ये माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। अब सीडीएस कोई राजनेता तो है नहीं जो गोलमोल जवाब देते, उन्होंने वही कहा जो उन्हें ठीक लगा। आप याद कीजिए, इससे पहले 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल हुआ था कि हमें कितना नुकसान हुआ है, तो एयर चीफ मार्शल अरुण भारती ने उस समय कहा था और साफ साफ कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अब भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। ये कहा एयर चीफ मार्शल अरुण भारती ने। दरअसल वायुसेना प्रमुख से यह सवाल इसीलिए हुआ था क्योंकि 7 मई को जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, उसी दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की है, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया है। पाकिस्तान का दावा था अपनी संसद में और शहबाज शरीफ का बयान था यह उन्हीं की संसद में। 5 विमानों में से उन्होंने कहा था कि 3 रफाल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों के गिराने का दावा करने लगा था। संसद में तो 5, उसके बाद 6 भारतीय विमानों को गिराने का दावा पाकिस्तान लगातार कर रहा है। इस बारे में कल ही एक पॉडकास्ट सामने आया और वो पॉडकास्ट था सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 जेट गिराए हैं, पाकिस्तान ने हमारे 5 जेट गिराए हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही सवाल सरकार से किए कि हमारे कितने जेट गिरे और अमेरिका ने किस हैसियत से मध्यस्थता की, तो बीजेपी उन्हें सबूत गैंग का सदस्य बताने लगी। ये जब सवाल पूछा गया इधर से यानी राहुल गांधी की तरफ से, तो सब कहने लगे ये सबूत गैंग का मेंबर है। ये सबूत गैंग कहां से आ गया? दरअसल मोदी ने गुजरात में कहा है कि इस बार हमने सब रिकॉर्ड किया ताकि घर में सबूत मांगने वालों को दिखाया जा सके। देखिए,
हमने इस बार सब रिकॉर्ड किया ताकि घर में सबूत मांगने वालों को दिखाया जा सके, लेकिन सीधे सवालों का सीधा जवाब न मोदी ने दिया और न ही उनकी सरकार ने दिया कि आखिर हमें नुकसान कितना हुआ। अगर सरकार की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य आ जाता तो फिर सारे सवाल बंद हो जाते, खत्म हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब विदेशों में यही बात पूछी जा रही है। अब विदेशी पत्रकार अगर हमारे सीडीएस से जवाब पूछ रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से सवाल पूछा जा रहा है, तो जवाब क्या आएगा? सीडीएस चौहान से जब ब्लूमबर्ग ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? इसका जवाब था, असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। यह कहना था हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान का। ब्लूमबर्ग ने फिर सवाल किया कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए, क्या यह सही है? सीडीएस चौहान का इस पर जवाब है, बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। सीडीएस चौहान ने यह भी साफ किया कि इस संघर्ष में कभी किसी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। अब यहां एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो आखिरी लाइन है कि यहां कभी किसी परमाणु इस्तेमाल की बात नहीं आई, अगर यह बात नहीं आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों कहा कि हम परमाणु धमकी, परमाणु यानी एटॉमिक ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे? यही बात डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे, राजनाथ सिंह, और यही बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी एस जयशंकर, वो भी यही बात कह रहे थे। आखिर सब, और भाजपा के कई नेता, हम परमाणु धमकी से नहीं डरने वाले। भाई, पाकिस्तान भी परमाणु देश है, परमाणु संपन्न देश है, और हम भी परमाणु संपन्न देश हैं। कौन धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है, सवाल उठता है। और आखिर आप डरने वाले हैं या नहीं हैं, यह बात तो बाद में आएगी, लेकिन जो सेना प्रमुख सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बात कह रहे हैं, आखिर उसमें कितना दम है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि परमाणु की बात पर, परमाणु इस्तेमाल के, परमाणु बम, एटम बम की बात ही नहीं हुई, इसकी कोई धमकी नहीं दिया। तो एक तरफ धमकी की बात नहीं, दूसरी तरफ कितने विमान गिराए गए ये मायने नहीं रखता, लेकिन इससे हमने क्या सीखा, इसका मतलब क्या है? इस नए खुलासे के बाद अब कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस का ट्वीट आपके सामने लाना चाहता हूं। कांग्रेस का ट्वीट है कि सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पूछा गया सवाल, वही दोहरा रही है कांग्रेस, कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे? जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या सीखा। इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा है, और बहुत बड़ी बातें पवन खेड़ा ने यहां कही हैं। जरा आइए सुन लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसमें पवन खेड़ा क्या बात कह रहे हैं, सुनिए जरा। क्या कहेगी? हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे ये सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की, उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सवालों का जवाब देते हुए पवन खेड़ा।
मोदी विपक्ष के ऐसे बयानों पर सीधे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देते हैं, बाद में उनके समर्थक कांग्रेस को जलीकटी सुनाने लगते हैं। लेकिन इससे देश में जो सवाल उठते रहे हैं, क्या वो उठने बंद होंगे कि बंद नहीं होंगे? यह बात मोदी को समझ आनी चाहिए। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत करते रहने के बावजूद बीजेपी सरकार से सवाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी के दांव बेकार हो रहे हैं। और उधर नरेंद्र मोदी पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से मध्य भारत की ओर लगातार बढ़े जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में लग गए हैं। विदेश नीति जो है वो उसको किनारे रखते हुए, विदेश में हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है इसको किनारे रखते हुए, कौन सा देश आपके साथ है, कौन सा देश आपके साथ नहीं है। लेकिन जब सवाल घर में पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब दे दीजिए साहब, या पहले ही बता दीजिए कि हमको यह नुकसान हुआ। कुछ सैनिक कार्रवाइयां होती हैं जिसमें बातें नहीं बताई जाती हैं, मत बताइए, खुल के बोल दीजिए। लेकिन सेना कुछ और कहती है, आप कुछ और कहते हैं, उसके बाद आप एक बढ़िया सा लोगो बनाकर लेके आते हैं, फिर बात आती है, अखबारों में खबर छपती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब घर घर सिंदूर बांटे जाएंगे। फिर 2 दिन बाद, 36 घंटे बाद आप कहते हैं कि नहीं, जिस अखबार ने यह खबर छापी हुई उस अखबार ने गलत खबर छाप दी, इसीलिए इसको फेक न्यूज। पहले तो खंडन होता था अखबारों में छपी खबरों का, अब आप छपी खबरों का खंडन ना करके सीधे फेक न्यूज, फेक का मोहर लगा के और सर्कुलेट कर देते हैं। आखिर चल क्या रहा है साहब, यह सवाल तो पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह नए नए खुलासों में फंस रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, और नए खुलासों में फंस ही नहीं रही बल्कि भारत के कितने विमान गिरे, इस सवाल का जवाब अगर सीडीएस और वो भी जाकर सिंगापुर में देंगे तो फिर देश में विपक्षी पार्टियां, देश की जनता सवाल करेगी और सीधी सवाल करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार से। इन्हीं सवालों की तह में जाने की कोशिश करते हैं। आइए जरा हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। एक तरफ सिंगापुर में सवालों के जवाब और मोदी सरकार को फंसाते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान नजर आ रहे थे। वो अपनी साफगोई से अपनी बात रख रहे थे, फंस रही थी मोदी सरकार। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आप भोपाल में हैं और भोपाल में नरेंद्र मोदी आज रैली कर रहे थे, नारी सम्मान की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें, और क्या कुछ था वहां वो भी जरा बताइएगा। लेकिन पहली टिप्पणी जनरल अनिल चौहान के बयानों पे। डॉक्टर साहब, जनरल अनिल चौहान ने और इससे पहले वायुसेना अध्यक्ष, इन दोनों ने अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को सांसत में डाल दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल अनिल चौहान जो कुछ कह रहे हैं वो स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, कबूलनामा है कि हमारे जंगी जहाज गिरे हैं। उन्होंने कहा संख्या से क्या फर्क पड़ता है। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि यही बात द हिंदू अखबार की एक रिपोर्टर ने उसी समय छाप दी थी। उसके बाद ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई, सरकार का दबाव हुआ, अंत में द हिंदू को सॉरी कहकर वो खबर डिलीट करना पड़ी थी। लेकिन अब क्या करेंगे? सीडीएस के इस कबूलनामे के बाद सरकार क्या जवाब देगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और पवन खेड़ा ने भी कहा कि अब कम से कम कोई देशद्रोही नहीं कहलाएगा ऐसे सवाल पूछने पर। कितना बड़ा अंतर है मोदी युग में और इससे पहले की सरकारों के युग में। खुद उन्हीं की पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के युग में इतनी पारदर्शिता तो थी कि करगिल युद्ध खत्म होने के तीसरे दिन 29 जुलाई 1999 को एक कमेटी गठित कर दी गई थी, और उसके मुखिया थे विदेश मंत्री के पिताश्री के सुब्रमण्यम, हमारे भारत के स्ट्रेटेजिक गुरु। 5 महीने में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर, उसका नाम था हैरत से हिसाब तक, अंग्रेजी में था सरप्राइज टू रिकनिंग, और वो सदन के पटल पर 22 फरवरी 2000 में रख दी गई, दोनों सदनों में रख दी गई। आज तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। जिस मुद्दे पर होना चाहिए उसके बजाय आपातकाल की 50वीं बरसी पर सम्मेलन करने जा रहे हैं 25-26 जून को।
सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आते। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सीडीएस, वायुसेना अध्यक्ष, सरकार, प्रधानमंत्री, सबके बयानों में इतना अंतर है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक बार सरकार बैठकर तय कर ले कि हम सब लोग एक राग अलापेंगे, एक सी ही बात कहेंगे। वो समन्वय का अभाव भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में दिखाई दे रहा है। आपने भोपाल का जिक्र किया, आज प्रधानमंत्री भोपाल में थे, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन था। प्रधानमंत्री कुल 38 मिनट 39 सेकंड बोले, जिसमें 25 मिनट कुछ सेकंड तक उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई का बखान किया। निश्चित तौर पर वे महान थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अहिल्याबाई जी ने बनारस में भी घाट बनवाए थे और बहुत काम किए थे उन्होंने, होलकर साम्राज्य की महारानी थी। सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट कुछ सेकंड्स ऑपरेशन सिंदूर पर बोले और वही डायलॉग बाजी कि 140 करोड़ लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। गनीमत है कि जैसे अभी कानपुर में उन्होंने कनपुरिया लहजे में होंक दिया जाएगा कहा था जी, अगर वे भोपाली टोन में कुछ कहते तो यहाँ सूरमा भोपाली के अंदाज में वे कुछ कह सकते थे। जैसे सूरमा भोपाली ने जय और वीरू को पकड़ने का फर्जी किस्सा सुनाया तो फिर मैंने यूं पकड़ के दोनों से कहा। हो सकता है मोदी जी ऐसा भी कुछ जुमला इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। आज का दिन हम कल से लगातार बात कर रहे हैं घर घर सिंदूर की। भारतीय जनता पार्टी पर कल से अब तक का दिन बहुत भारी पड़ रहा है और हर दिन भारी पड़ता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। आप किसी चीज को जितना छुपाते हैं, किसी चीज को छुपाने के लिए एक झूठ बोलते हैं तो उसके बाद उससे छुपाने के लिए और 99 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों नहीं मोदी सरकार सब कुछ देश के सामने रख देती? जो नहीं बताना चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यक है, उतना छुपाइए। जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो हम भी नहीं मांगे। आप चाहें तो संसद की रक्षा मामलों की समिति में रख दें, उसमें भी न रखना चाहें तो न रखें, लेकिन देश को यह जानने का हक है कि हमारे कितने जंगी जहाज, कितने युद्धक विमान इस संघर्ष में, चंद घंटे का संघर्ष है, कुल मिलाकर 4 दिन का, उसमें कैसे धराशायी हो गए। और अंतिम बात, डोनाल्ड ट्रंप तो अपना वही राग भैरवी ताल कहरवा आज भी जारी रखे हुए हैं। वे 10वीं बार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन उससे भी गंभीर बात राजीव जी ये है, अब ट्रेड से आगे बढ़कर उन्होंने फौजी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है और हमसे कोई लड़ नहीं सकता। और ये बात वे भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष के संदर्भ में दोहरा रहे, कह रहे, पहली बार कही है उन्होंने, ये बात दोहरा नहीं रहे माफ कीजिए। ये बहुत चिंताजनक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी सैन्य शक्ति का बखान भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कर रहा है और 10वीं बार दोहरा रहा है, तब भी प्रधानमंत्री मौन है। एक बार तो कोई कह दे इस देश की सरकार में से, प्रधानमंत्री एक बार तो राष्ट्र के नाम संबोधन में किसी जनसभा में, किसी आम सभा में कह दें कि यह सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ, हमने आपस में मिलकर कर लिया था। हम किसी तीसरे स्थान पर, किसी न्यूट्रल प्लेस पर जा नहीं रहे डिनर करने के लिए। लेकिन मोदी की खामोशी संदेह को बढ़ा रही है और सीडीएस जैसे बयान, वायुसेना अध्यक्ष के बयान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत गंभीर विषय, और इसलिए गंभीर क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको छिपाने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जब सेना की बात आती है तो सेना राजनीति से बाहर रहकर अपनी बातें रखती है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। सेना राजनीतिकरण से बाहर, लेकिन सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश, ये इल्जाम भी लगते हैं नरेंद्र मोदी पे, और इस बार तो ज्यादा लगे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है उसकी डिजाइन आप पहले ऑपरेशन करने यानी सीज फायर करने से पहले आपने
ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले, अटैक करने से पहले और सीज फायर तक आपने उसको बढ़िया दिखाया अच्छे से, और आज भी उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमें नुकसान हुआ, हमारे कितने लोग मारे गए। राहुल गांधी पुंछ गए थे, पुंछ में उन घरों के विजुअल्स आए हैं, वो उन घरों के जो विजुअल्स, ये देखिए तस्वीर, ये जो विजुअल्स हैं, क्या ये हमारे सैनिकों ने मार गिराया? हमारे सैनिकों के हमले से हमारे यहाँ से हुआ है? ऐसा तो नहीं है, ये पाकिस्तान से हुआ है। क्या भारत की सरकार ने या भारत ने, हमने ये स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ जान माल की क्षति पहुंचाई है? नहीं किया, एक बार नहीं बोला कुछ भी। पाकिस्तान खुल के बोलता रहा कि हमको इतने का नुकसान हुआ, भारत ने हमारे इस अड्डे पे हमला किया, पाकिस्तान खुल के बोल रहा, हम क्यों नहीं बोल सकते? क्या दिक्कत है हमको? यह सवाल मैं जरा जानना चाहता हूं। से हो सकता है क्योंकि डिफेंस का कर्मी, कर्मचारी, स्टाफ मैं नहीं हूं, पत्रकार हूं, उस नाते भी समझने की जरूरत है, देश को जानने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या, कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में पूछ लिया कि बताइए मोदी जी, बताइए जयशंकर जी। जवाब नहीं आया राहुल गांधी को, फिर सबूत गैंग का मेंबर बताने लगे नरेंद्र मोदी। लेकिन अब जो बयान आया है सीडीएस का, वो बयान कितना चौंकाने वाला है आपके नजर से, जरा ये बताइए। राजीव जी, मैं मोदी जी से ही कुछ अगर शब्दावली उधार लूं तो ये कहूंगा कि रायता बहुत फैल गया है। कल इनको ये कहकर कि फेक न्यूज है, घर घर सिंदूर वापस लेना पड़ा। मैं फिर कहूंगा कि वापस लेना पड़ा क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान हैं टीवी चैनलों पर घर घर सिंदूर को इंडोर्स करते हुए, तो वो आपको वापस लेना पड़ा। ट्रंप ने फिर कहा कि सीज फायर हमने करवाया, न्यूक्लियर थ्रेट की बात की उसने, मैं उस पर आऊंगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में 2 इंटरव्यूज में बहुत ही स्पष्ट इशारे में मान लिया कि भारत के जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, कौन सा गिरा है, ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये माना कि हमारे जहाज गिरे हैं। देखिए, युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, इसको मानने में क्या बुराई है। और जहाज तो बगैर गिरे 10 कंपनी का या राफेल की जो कंपनी है उसका शेयर कैसे गिर गया था वहां मार्केट बाजार में, यूरोप में। तो जो कुल मिला के जो पूरा दिखाई दे रहा है कि 2 चीजें बड़े स्पष्ट तौर पर राजीव जी सामने आई हैं। एक जी, भारत की जनता जो रिएक्शन आया घर घर सिंदूर से, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि भारत की जनता सेना की उपलब्धि का राजनीतिकरण के खिलाफ है। वो इसका राजनीतिकरण को नहीं पसंद कर रही है, इसीलिए जनता का इतना रिएक्शन आया घर घर सिंदूर के मामले पर। सेनाओं का अपनी मेहनत है, सेनाओं का अपना प्रोफेशनलिज्म है, उनकी कार्यकुशलता है, उनकी कुर्बानियां हैं। उन्होंने एक उपलब्धियां हासिल की वहाँ पे, पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक अड्डों पे मिसाइल गिराई, उनको ध्वस्त किया। ये बीजेपी ने नहीं किया है, ये सेना ने किया है। सेना किसी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी की नहीं होती है जी। सेना भारत की होती है। सेना की उपलब्धि को अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनाएंगे, उसको प्रचार का तंत्र बनाएंगे, उसको आड़ में सेना को सामने रख के आप विपक्षी दलों पे राजनीतिक हमले करेंगे, तो देश की जनता इसको पसंद नहीं करेगी। जैसे घर घर सिंदूर कोई बहाना लेके वापस किया गया है, ये जो मोदी जी देशाटक में निकले हुए हैं, ये भी वापस आएंगे दिल्ली में जल्दी ही, क्योंकि बहुत कुछ मामला बिगड़ गया है। दूसरी बात कि पूरी आपकी विदेश नीति एक्सपोज हो गई। शशि थरूर अमेरिका में थे,
खैर वॉशिंगटन नहीं गए, वो न्यूयॉर्क में ही थे और भारतीय वाणिज्य दूतावास में ही थे, लेकिन ट्रंप का बयान आ गया। इसका मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से इंगेजमेंट नहीं हो रहा है जी। अब इस ट्रंप के बयान पे मैं एक बात राजीव जी कह दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 तारीख का सीक्वेंस याद कीजिए। भारतीय सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वो उपलब्धियां बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कैसे कैसे एयर डिफेंस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया जी। और भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद खबरें आना शुरू होती हैं। पहला ट्वीट आता है ट्रंप का, उसके बाद और दूसरा ट्वीट आता है अमेरिका के विदेश मंत्री का, और तीसरा आता है तीसरी ब्रीफिंग होती है हमारे विदेश सचिव की। और उसके बाद आज तक ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि सीज़फायर उन्होंने कराया। सीक्वेंस ऑफ कॉल्स हैं। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा, उनके हवाले से आया कि देर रात उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री के बीच में बात हुई। उसके बाद डीजीएमओस की बात हुई और ये कई दौर बातचीत चली। एक बात मैं बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेखांकित कर दूं राजीव जी, कि जो डिप्लोमेटिक बातचीत होती है टाइम के साथ वो रिकॉर्ड होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है, शब्दों में टाइप करके उसका रखा जाता है और उसको दोनों पक्षों को दिया भी जाता है जी। जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। तो अगर ज़्यादा इसमें विवाद होगा तो ट्रंप की जैसा व्यक्तित्व है वो इसको भी कहीं रिलीज ना कर दें और फिर बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। आप बार बार इस बात को नहीं कह सकते कि मीडिएशन नहीं हुआ। मीडिएशन हुआ है। 10 बार अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, तो मीडिएशन तो हुआ है। अब आपको देश को बताना है कि आपने मीडिएशन क्यों स्वीकार किया। जब भारतीय सेना जो है अग्रसर थी, कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त आपने सीज फायर क्यों किया? क्या दबाव था? और सीज फायर अगर किया था तो सीज फायर की शर्तें कहाँ हैं? कहाँ है हाफिज सईद? कहाँ है मसूद अजहर? क्या पाकिस्तान को आपने किन किन शर्तों पर मनवाया आपने? और एक आखिरी बात जो कि बहुत ही जिसका इशारा डॉक्टर राकेश जी ने किया है, लेकिन वो बहुत गंभीर बात है। बार बार नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। ये रैलियों का विषय नहीं है, ये चुनावी प्रचार का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। इसका सीधा ताल्लुक विश्व शांति से जुड़ा हुआ है। हिरोशिमा नागासाकी लोगों को याद है आज भी जी। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो विजय सचिव हैं मिस्री, विक्रम मिस्री जी ने जब हमारे ये 7 टीमें बाहर गई हैं शशि थरूर की अध्यक्षता में, उनकी ब्रीफिंग में कहा था कि न्यूक्लियर वर्ड नहीं था, न्यूक्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। अब ये बात सीडीएस भी कह रहे हैं। तो जब 2 जिम्मेदार अधिकारी, जो एक वॉर में जुड़ा हुआ और एक विदेश सचिव, वो 2 लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, नरेंद्र मोदी वोट बटोरने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बार बार अगर आप न्यूक्लियर थ्रेट की बात करेंगे तो दुनिया के कान खड़े होंगे। फिर कोई फ्रेमवर्क यहां पे लागू होगा, कुछ शर्तें आएंगी, कुछ दुनिया की पंचायत शुरू होगी। इसमें ये मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी ये इनवाइट करना चाह रहे हैं बार बार भाषणों में जिक्र करके कि भारत और पाकिस्तान दोनों के न्यूक्लियर मामले में हाथ पैर बांध दिए जाएं, कि हमको कोई सिस्टम बड़ा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाला कोई सिस्टम हमको लगाना पड़े, क्योंकि हमारे नेता बार बार बयान दे रहे हैं और आप ये बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट था। ये गंभीर विषय है। और जब हमारे विदेश सचिव और सीडीएस दोनों कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल रैलीज में ये न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के ये राजीव जी कि स्थिति इतनी पेचीदा हो गई है, इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि अब पहली बात कि अब आप राहुल गांधी पे किसी पे आप आरोप नहीं लगा सकते, तो सीरियस कह रहे हैं जी। और दूसरी बात कि जो आप अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे सेनाओं की उपलब्धि का, इसको जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसमें बहुत साफ संदेश लोगों की तरफ से आ गया है। नरेंद्र मोदी आप देखिएगा जल्दी ही लौट आएंगे वापस दिल्ली। जी जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका। और सीधे प्रोफेसर रविकांत जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। और रविकांत जी, आपसे भी यही सवाल कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सियासत चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम लगातार देख रहे हैं। एक तो 18 दिन तक चुप्पी थी नरेंद्र मोदी की, उसके बाद सीज फायर के बाद आते हैं और कुछ दिनों बाद वो राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। लेकिन सवाल उनसे बार बार पूछे जा रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे या हमारा क्या नुकसान हुआ। नुकसान या विमान गिरे इस पे वो कभी बात नहीं किए। लेकिन सेना की तरफ से अगर बात आए, आज दूसरी बार, पहली ने नहीं बल्कि दूसरी बार, ये देख लिए साफ साफ कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? ब्लूमबर्ग ने यह सवाल पूछा। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में गए हुए हैं हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी, और वहां पर जब पूछा गया, सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू में, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में, तो इन्होंने जो जवाब दिया है ये जवाब है, और इस जवाब में साफ साफ है कि कितने गिरे ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमने इस गलती से क्या सीखा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण ये है अनिल चौहान, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। ये जो है ये पुष्टि करती है उन बातों का, उन सवालों का जो सवाल राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता पूछ रहे थे। यहां सरकार को या देश को नीचा दिखाने की बात नहीं है। मुझे शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मसले को सामने लाकर किसी पर्दे के पीछे यानी पर्देदारी की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, और खासकर नरेंद्र मोदी की सियासत में कहीं हलचल ना हो जाए इसलिए। आप क्या इसी ढंग से इसको देखते हैं? और दूसरी बात कि जब ये खुलासे हो रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, खबर यह भी आ रही है कि राफेल के साथ जो समझौता हुआ है उसमें राफेल जो गिरे हैं उसको देना होगा वहां एजेंसी को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डसॉ को, कि उसमें क्या गड़बड़ियां हैं उसकी छानबीन करे, खोजबीन करे। तो आज न कल ये पता तो चलेगा ही, लेकिन छिपाकर फायदा क्या है? क्या सियासी तौर पर इससे नरेंद्र मोदी को फायदा है? देखिए, सियासी तौर पर नरेंद्र मोदी की जो छवि गिरी है उसको बचाने की ये कोशिश है। और सीएसडीएस ने जो कहा, भले ही वो आंकड़े नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस बात को रेखांकित किया कि महत्वपूर्ण ये है कि वो आखिर क्यों गिरे और हमने उससे क्या सीखा, ये बयान अपने आप में मुझे लगता है कि दुरुस्त है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी कभी ये कह सकते हैं कि भाजपा के नेता जितने गिरे हम उसकी संख्या नहीं बताएंगे कि कर्नल सोफिया कुरैशी को कौन क्या बोल रहा था, सेना को कौन क्या बोल रहा था, किसके कैसे वीडियो आ रहे थे? क्या नरेंद्र मोदी कभी यह कह सकते हैं कि हम सीखेंगे कि ये कैसे गिर रहे हैं? जो गिरावट है रसातल की तरफ, देश की संस्कृति पूरा, अब वो विश्वगुरु भारत अगर यही है तो फिर ठीक है, लेकिन कभी वो नहीं बताए, कभी वो सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। अब हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि नरेंद्र मोदी को न देश की चिंता है, न देश के लोगों की चिंता है, न सेना की चिंता है। नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक चिंता है कि कुर्सी कैसे सुरक्षित रहेगी। और नॉन बायोलॉजिकल है वो, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में इच्छाधारी भी हैं कि जब तक चाहेंगे तब तक साहब
कुर्सी पर विराजमान रहना है, वो कैसे बचेगी? चूंकि सीज फायर कैसे हुआ ये सवाल है, भारत का कितना नुकसान हुआ ये सवाल है, लेह में कैसे वहां के लोगों की छतें, वहां के लोग कैसे हताहत हुए ये भी सवाल है। इन सवालों के वो जवाब नहीं देना चाहते, बल्कि सेना के इस ऑपरेशन का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल हो, कैसे इसके जरिए वोट की फसल काटी जाए और कैसे इस देश के लोगों को गुमराह किया जाए, कैसे उनको बेवकूफ बना करके रखा जाए। भाई, जब आप उस ऑपरेशन को जो नाम दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि यह नाम सेना ने दिया होगा, यह मेरा अपना अनुमान है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मैं कहना नहीं चाहता, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, लेकिन अब ये परिस्थितियां दिखाती हैं कि बिहार और बंगाल चुनाव के मद्देनजर इस ऑपरेशन का नामांकन हुआ और सेना के हाथ में कितने फैसले थे, अब तो यह भी सोचना पड़ेगा। सेना ने अपने शौर्य का भरपूर प्रदर्शन किया और बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी ने कि जब युद्ध होते हैं, संघर्ष होता है, तो ऑब्वियस है कि नुकसान होता है। इसको छिपा करके आप क्या हासिल करेंगे? और यही फर्क है नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पिछली यूपीए की सरकार। आप कांग्रेस की सरकार रही हो या नॉन कांग्रेस की सरकार रही हो, पाकिस्तान को लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक आतंकवादी समर्थक देश के रूप में स्थापित किया गया, जो बिल्कुल सही है। और भारत हमेशा अपने आप को यह दिखाता रहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और इसका फायदा बार बार भारत को मिला। भारत के समर्थन में देश खड़े होते थे। वो आज की परिस्थितियां क्या है? आपकी 56 इंच की छाती कहने भर से वो 5 देश नहीं जुटते हैं। उसके लिए आपको बाकायदा वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती। पाकिस्तान जो कर रहा है पीठ पीछे, ये आपको बताना पड़ता है, लेकिन आपको तो अपने भक्तों के सामने दिखाना है कि नहीं साहब, दुनिया में एकमात्र अवतार नरेंद्र मोदी हैं और दुनिया उनके उंगली पर घूम रही। नरेंद्र मोदी के जरिए थे। अब वॉर वहां पापा रुकवा रहे थे यूक्रेन में, और यहां पापा के पापा ने रुकवाई है बार, यहां पापा नहीं रुकवा पाएगा। तो जब ये नैरेटिव हो भक्त मंडली के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, और आप सच नहीं कह पाए, सूचना सही ना दे पाए, इससे तो सेना का भी मनोबल गिरता है। क्या इससे सेना का मनोबल ऊंचा होगा? क्या आपको दिक्कत है इसमें कि जहां और सीडीएस ने कहा कि कहां क्या कमी हुई है, हम उससे सीखेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे? क्या सरकार ये नहीं कह सकती थी? लेकिन नहीं साहब, अब आप तो सिंदूरी कलर के ड्रेस में आएंगे। मुझे तो ये लगता है कि कल को कहीं मोदी जी सिंदूर लगा करके ही ना मंच पे आ जाए। वो तो उनकी रगों में दौड़ रहा है, खून नहीं दौड़ रहा। क्या पता वो वोट के लिए बढ़िया मांग निकाल करके और सिंदूर डाल करके चले आए मोदी जी, ये भी हो सकता है। तो मोदी जी को सिर्फ एक वोट की चिंता है, लोगों की चिंता नहीं है, देश की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, उन्हें सेना के सम्मान की चिंता नहीं है, और ना ही उन्हें इस देश के लोगों की चिंता है। सिर्फ एक कुर्सी की चिंता है। और उसको मैंने कहा ना कि मोदी जी उसको बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। वो झूठ हो, लोगों से सच को छिपाना हो, ये सब उनके यहां चलता है, ये सब उनके यहां जायज है। उनके यहां ये सब नहीं, कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं, न संवैधानिक नैतिकता है, न पॉलिटिकल नैतिकता है, और मनुष्यता तो है ही नहीं। ऐसे में आप मोदी जी से ये उम्मीद नहीं कर सकते राजीव जी
बिल्कुल बिल्कुल। सियासी तौर पे इसके क्या नफ़ा क्या नुकसान ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। गर साहब आपके पास आना चाहता हूँ। ये बयान आपने, वो इंटरव्यू आपने देख लिया होगा जिसमें ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, उसके बाद रॉयटर से भी ये खबर आई और शायद उनको भी इंटरव्यू दिया है इन्होंने, CDS ने और जनरल चौहान ने, और साफ साफ वहाँ पे जो बातें कही गई हैं, जो स्वीकारोक्ति है, उसको किस हिसाब से देखा जाए, इसका क्या नफ़ा नुकसान बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी पर पड़ सकता है, इस पर आपका नज़रिया, और साथ साथ ये भी कि क्या सियासी तौर पर यहाँ बैकफुट पर नज़र आते हैं इन मसलों को सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी। राष्ट्रवाद की बात तो हो ही रही है और उसमें हम आप कोई भी सब लोग हैं, राष्ट्रवाद की बात अगर हो, देश की बात हो तो, लेकिन क्या यहां उन चीजों को भी ताक पर रखने की कोशिश हुई है? देखिए, मोदी जी बैकफुट पर, तो बैकफुट तो अब उनके लिए यूज नहीं करना चाहिए, वो अब घुटनों पर आ गए हैं और रेंग रहे हैं पॉलिटिकली, क्योंकि एक प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि किस हालत में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भटक रहा है, सारे काम छोड़ के, और सफाई दे रहे हैं वो चीज़ों की। आप सोचिए जरा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्लूमबर्ग से क्या कह रहे हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के मंच से अमरप्रीत सिंह क्या कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तीनों चीजें आप सोचिए। अमरप्रीत सिंह कह रहे हैं, जिनके कहने का संक्षिप्त अर्थ यह है कि हम लोगों को टाइम पर तेजस विमान नहीं मिले, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंडस्ट्री से लिमिटेड से, उसके कारण बहुत परेशानी हुई। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, पर उन्होंने कहा, उनका कहना ये था कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे हथियारों के मामले में, रक्षा उत्पादन के, तब तक हमारा बहुत नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि वायुसेना को जो तकलीफें हुई इस लड़ाई में, वो उसका जिक्र कर रहे थे, और उसमें ये भी शामिल है कि हमारे जो फ्रांसीसी रफेल गिरे, उसको लेकर तकलीफ है। हमारे CDS ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे विमान गिरे हैं, ये सही है, पर उन्होंने कहा गिनती में मत जाइए, हम ये पता करना चाहते हैं कि क्यों गिरे, मतलब उसमें टेक्निकल एरर क्या हुई और चीज़ें क्या हुई। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम गिनती लगाएं कि कितने गिरे। हमारे लिए भी, देश के लिए भी ज़रूरी जानना ये है कि क्यों गिरे, क्या कमियां रही, मतलब हमारी जिन विमानों को हम उड़ा रहे थे उसमें, या पाकिस्तान के जेट में जो उन्होंने इस्तेमाल किए, चीन के जो विमान इस्तेमाल किए, उसमें क्या खूबियाँ थी, जो एयर टू एयर मिसाइल यूज़ की उन्होंने चीन की, पाकिस्तान ने, उसकी क्या खूबियाँ थी। अब आप आइए कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कानपुर में कहते हैं कि हमने हमारे घर में बने, हमारे स्वदेश में जो बने हथियारों से हमने सैकड़ों मील अंदर जाकर पाकिस्तान के पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया, आतंकवादी। दिक्कत क्या है राजीव जी, कि प्रधानमंत्री कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी सेना को भी, सेना की जरूरतों को भी अंडरमाइन कर रहे हैं,
और देश के दो बड़े, एक सेना अध्यक्ष और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक चीज जो कह रहा है प्रधानमंत्री उसके बिल्कुल अलग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर देश को बताएं, आप सोचिए कि चीन क्यों खड़ा हुआ, चीन का आर्गुमेंट क्या है। इसमें पूरा किस्सा ये है राजीव जी कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को, हमको ऐसा लगता है, मतलब हम कोई दावे के साथ नहीं कहना चाहते, एक इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, एक मन की बात अब नागरिकों की बता रहे हैं कि वो, उनको लगा कि बालाकोट की तरह ये जो ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, इसका बहुत बड़ा उनको पॉलिटिकल एडवांटेज हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मिसफायर हो गया और अब उनको ये लगा कि पाकिस्तान को या सीमा पार के आतंकवाद को मोहरा बनाकर या मुद्दा बनाकर वो जो पॉलिटिकल माइलेज देश की जनता पर लेते थे या विपक्ष पर लेते थे, वो अब खत्म हो गया, अब वो नहीं ले पाएंगे। तो अब क्या करेंगे? बीजेपी ने पिछले 10 सालों से या मोदी जी ने पिछले 11 सालों से केवल दो चीजें की हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। एक तो देश के अंदर कम्युनल डिवाइड किया है, हिंदू मुस्लिम किया है, और दूसरा सीमा पार के आतंकवाद को मुद्दा बनाया है जी। उन्होंने चीन के हस्तक्षेप को या अतिक्रमण को कभी मुद्दा नहीं बनाया। आप सोचिए कि चीन के बारे में उनका क्या कहना था कि न तो कभी घुसा था, न घुसा है, न घुसेगा। आपकी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कथित तौर पर चीन ने हड़प ली, आप कभी उसका जिक्र नहीं करते जी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक आपने जो कहा, मैं मानता हूं कि वो इस समय काफी डिप्रेशन में है। प्रधानमंत्री काफी थके हुए हैं और उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। आप देखिए कि उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा, उनके साथ एनडीए नजर नहीं आ रहा है। वो अगर अपने साथ रैलियों में रक्षा मंत्री को ले जाएं, जिनके अंडर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में नहीं जा रहे हैं कन्विंस करने के लिए, डेलीगेशन जा रहे हैं जी। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें चल रही हैं, ये अब जो मांग है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, खड़गे जी की जो मांग है, कांग्रेस की जो मांग है, या आज फिर मैं देख रहा था कि ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने करवाया सीज फायर। आप खंडन नहीं कर रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है कि आप बोलें कि नहीं, हम ट्रंप का नाम लेकर कहें कि हम उसका खंडन करते हैं जी। आप जो कह रहे हैं कि वो दोनों देशों के, कानपुर में क्या कहा उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने इस तरह से वहाँ पेनिट्रेट किया कि पाकिस्तान हमसे मिन्नत करने लगा सीज फायर के लिए, अनुरोध करने लगा। आप बताइए कि एक तरफ ट्रंप क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तीसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कह रहे हैं, चौथी तरफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्या कह रहे हैं। देश के नागरिक सब लोगों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और वो उसके कारण क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर उनका भरोसा खत्म हो रहा है। आप ये जो दिखा रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री की सूरत देखिए, जरा प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए,
क्या आपको ये चेहरा बालाकोट के कोई विजुअल्स हों, बालाकोट के बाद के या सर्जिकल के बाद के, उनके साथ आप तीनों विजुअल्स लगा के लोगों को दिखाइए जी कि प्रधानमंत्री के ये विजुअल्स हैं कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये प्रधानमंत्री हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये प्रधानमंत्री हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री हैं। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में एक तरह का डिमोरलाइजेशन है। दिल्ली ठप पड़ी है, सरकार ठप पड़ी है। आप कोई सवाल नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार गुजरात चले गए, फिर बिहार चले गए, फिर बंगाल चले गए, फिर उत्तर प्रदेश चले गए, फिर मध्य प्रदेश चले गए। अब देश में लगातार चुनाव है तो प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं रहेंगे। तो देश कौन चला कौन रहा है? अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को सेना के हवाले कर दिया था तो देश को भी कर दीजिए। वो शायद जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो बेहतर तरीके से चला लें। जी बिल्कुल। एक बहुत क्राइसिस के टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं। आप देखिए उनके जो भाषण हैं, भोपाल का भाषण देखिए, कहीं का भाषण उठा के देख लीजिए, वो एक तरह की निराशा, डेस्परेशन, डिप्रेशन उसमें नजर आता है। तो वो नागरिकों के दिलों पर अटैक नहीं कर पा रहे, छू नहीं पा रहे। उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक जरूर किया होगा, अपने ही देश के नागरिकों के दिलों पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस पर हमला नहीं कर पा रहे। ये दिक्कत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आता हूं दोबारा आपके पास गर साहब। बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। चर्चा में ये कि लगातार संघर्ष विराम के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी पूछा था, कई और लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही थी कि आखिर हमको कितना नुकसान हुआ, क्या हमारे कोई विमान गिरे। इसलिए ये सवाल क्योंकि शहबाज शरीफ ने 7 तारीख को जो स्पेशल सेशन बुलाया था वहाँ पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमने भारत के 5 विमान गिरा दिए जिसमें से 3 रफाल हैं। ये आधिकारिक तौर पर वहाँ बयान दिए गए। हमारे यहाँ पूछा गया कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान कह रहा है। इसके बाद से ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। सरकार या जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, खासकर सत्ता पक्ष के जो एनडीए के, वो इसके बचाव में हैं, और लेकिन सेना के लोग जो बात है वो रख दे रहे हैं। वहां पर सेना के लोग ये तो नहीं बता रहे हैं कि 3 या 5 या 7 या कितने रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वो जरूर ये बता रहे हैं कि अगर नुकसान हुआ तो हमने रेक्टिफाई भी किया, हमने अपने आप को सुधारा भी है। ये बात अपने आप में स्वीकारोक्ति है। और यही बात सेना CDS जो अनिल चौधरी जी हैं, उन्होंने, जनरल अनिल चौधरी, उन्होंने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ब्लूमबर्ग को दिए गए सिंगापुर में इंटरव्यू में ये बात कही है, जिसके बारे में शुरुआत से हम बात कर रहे हैं। चर्चा इसी पे कर रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए रिकैप कर रहा था, थोड़ी जानकारी, लेकिन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके पास, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि आप इसको किस हिसाब से देखते हैं। क्या इस स्वीकारोक्ति के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है स्वीकारोक्ति है? आप बताइए, ना बताइए। और गर्ग साहब ने सही कहा कि कितना नुकसान, कौन सा विमान, इस पे हम भी न जाएं, और ये पूछा भी नहीं जा रहा है, लेकिन पूछा ये जरूर जा रहा है कि क्या नुकसान हुआ था, जो स्वीकार कर रहे हैं। अब यहां से हमने क्या सुधारा है? कोरोना काल में आप याद कीजिए कि हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेज या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं रहने के कारण कितने लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद क्या हॉस्पिटल्स या ऐसी सुविधाएं तैयार हुई? वैसे ही है कि अब जब 10 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप साहब घोषणा करते हैं सीज फायर हो गई, तो हमने कितना इसमें सुधार किया है, यह सवाल उठता है, या हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, सेना तो मन की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
अब प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लगता है शायद मन की बात से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन सेना मन की बात कर रही है। मैं राजीव जी इसको इस तरीके से देखता हूं कि अब सेना और सरकार के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं है, और इसलिए देखता हूं राजीव जी की सेना सीधी सीधी बात कर रही है, नो बकवास, कोई बकवास नहीं, सीधी सीधी बात, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बात कर रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा को पदे रखकर और सीधी सीधी बकवास कर रहे हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं। ये राजीव जी मुझे दोनों बातों में साफ अंतर दिखाई पड़ता है। अगर हमारे सीडीएस राजीव जी के एक तरीके से ये स्वीकारोक्ति ही है कि सवाल ये नहीं है कि हमारे कितने जहाज गिरे, लेकिन ये कि हमने बाद में क्या किया, तो यहाँ राजीव जी ये बात भी साफ निकल कर आती है कि सेना के मन में भी ये बात चल रही है कि अगर सेना को 2 दिन और मिलते तो जो गलतियां जो हुई या जो नुकसान हुआ उसकी सेना किस तरीके से भरपाई करती, इसकी तैयारी थी। यानी कि अगर 2 दिन और मिलते तो सेना पीओके को भारत में शामिल कर लेती, ये सेना की तैयारी थी, जिसको कि राजनीतिक नेतृत्व ने रोक दिया। जैसा कि अमित शाह जी कह रहे थे संसद में कि अगर सेना 3 दिन को और छूट दे दी जाती तो पीओके भारत का हिस्सा होता, तो यानी सेना भी समझ रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीजफायर नहीं किया गया होता और 3 दिन उसे और मिल जाते तो वो पीओके को भारत में शामिल कर लेती। ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रतिध्वनि जो है राजीव जी वो समझी जा सकती है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान ने भी स्वीकारी है कि उसके एयर बेसेस को नुकसान हुआ भारत के सैन्य कार्रवाई से, ये पाकिस्तान ने स्वीकारी है बात। इसका मतलब राजीव जी सेना ने अपना काम बाद में किया, और जो सीडीएस कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि हमारे कितने जहाज के, सवाल ये है कि उसके बाद हमने क्या किया। यानी उसके बाद सेना ने उसका बदला एक तरीके से लिया, पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस को नुकसान पहुंचाकर सेना ने अपना काम पूरा कर लिया। अगर 5 जहाज गिरा या 1 गिरा, जो भी गिरा हो, उसका बदला सेना ने ले लिया। तो यानी सेना को आगे कार्रवाई करनी थी, और सेना के हाथ जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने जो है वो बांध दिए। ये साफ तौर पर राजीव जी समझ में आ रहा है। और जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने राजीव जी कहा राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, वो भी साफ तौर पे बताता है कि सेना जो चाहती है वो सेना को नहीं मिल रहा है। और मामला सिर्फ राजीव जी ये केवल इसका नहीं है कि साहब समय से जहाज नहीं मिल पा रहे, समय से गोला बारूद नहीं मिल पा रहा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सेना में भर्तियों का मामला है उसको भी लेकर भी अंदर अंदर नाराजगी, और जैसा कि एक्स आर्मी चीफ जो उनकी नरवणे साहब की जो किताब आ रही थी जिसपे काफी कुछ विवाद हुआ, उसमें भी बताया जाता है कि इसको लेकर काफी आपत्तियां जताई गई थी। अग्निवीर योजना को लेकर जो है उस पर काफी चर्चा हुई। तो अग्निवीर को लेकर भी राजीव जी जो सैन्य नेतृत्व है उसके अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है, और नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब नई भर्ती नहीं होगी और नया खून नहीं आएगा और स्थायी अगर नहीं होगा तो आप उसको किस तरीके से उसमें जज्बा भर सकते हैं। अब जिसका राजीव जी अग्निवीर का 3 साल पूरा हो गया और 1 साल बचा है, तो उसके अंदर वो जज्बा कहां से आएगा, और उसे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलना है। तो ये बहुत सारे सवाल। तो मुझे लगता है कि अब सेना जो है वो राजनीतिक नेतृत्व के दबाव ज्यादा सहने को तैयार नहीं है, और सीधा सीधा ये लगता है कि आप सेना का अगर अपने राजनीतिक उसके लिए गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेना इसकी अब हामी भरने को तैयार दिखाई नहीं पड़ती है। बेहतर ये होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ से बैक हो, सेना का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें, सेना को अपना काम करने दें, और जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, कूटनीतिक जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें, जिसपे वो हर मोर्चे पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव है, प्रेशर है? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी पर घरेलू और बाहरी 2 तरह के दबाव अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दबाव नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर अभियान वापस नहीं लेती, उससे पल्ला नहीं छुड़ाती। बीजेपी का यह दावा पूरी तरह फेक है कि एक अखबार में छपी खबर फेक न्यूज थी। अगर वो खबर फेक थी तो 3 दिन तक बीजेपी ने उसका खंडन क्यों नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता तमाम चैनलों पर इस अभियान की पुष्टि कर रहे थे, बल्कि ढोल बजा रहे थे। कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें 28 और 29 तारीख को और 30 तारीख को दोपहर तक बीजेपी के नेता घर घर सिंदूर अभियान की हिमायत कर रहे थे। अगर ये खबर फेक होती तो क्या पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को ये तस्दीक नहीं की थी कि इसके बारे में कम से कम चैनलों पर नहीं बोले।
दूसरी बात हमने जो कल भी पूछा था कि अगर न्यूज फेक है तो उस अखबार के खिलाफ मुकदमा अब तक क्यों नहीं दर्ज कराया भारतीय जनता पार्टी। तो जिस दबाव के बारे में आप पूछ रहे हैं, पार्टी बहुत दबाव में है। पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी दबाव में है। जितनी बाहर की उन्हें चिंता है, देश के बाहर की, उससे ज्यादा चिंता अपने मतदाताओं, अपने समर्थक समूहों के बीच में घटती हुई साख की है। नरेंद्र मोदी के नाम का जो तिलिस्म बांधा गया था वो लगातार टूटता जा रहा था और 10 तारीख की शाम को सीज फायर का ऐलान होते ही अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आते ही नरेंद्र मोदी की बची खुची साख भी और रसातल की ओर खिसकना शुरू हो गई। इस वक्त मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने दबाव यह है कि वे अपनी साख को कैसे बचाए रखें। इसलिए अब ये सारा अभियान चल रहा है। ये फिल्मी डायलॉग सी ग्रेड फिल्मों के चल रहे हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, गोली आएगी तो गोला आ जाएगा, वगैरह वगैरह। दूसरा दबाव राजीव जी अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक पटल पर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को विश्व नेता के रूप में मान लिया था। ये उनका स्वतः आत्मबोध था। खुद को उन्होंने ये मान लिया था कि वे विश्व नेता हैं, विश्व गुरु हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा देशों की यात्रा उन्होंने की है, इसलिए सारी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। लेकिन सिर्फ 4 दिन की इस लड़ाई में दुनिया के गिनती के देश भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि हमारा जो परंपरागत मित्र देश रहा है रूस, सोवियत संघ के जमाने से, वो अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल तक भी हमारे साथ खड़ा था। मुंबई हमले के बाद भी हमारे साथ था। व्लादिमीर पुतिन का एक बयान है, आज भी ढूंढे से मिल जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि हम चूंकि भारत के मित्र हैं इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारी कोई सैन्य साझेदारी नहीं। उस रूस के साथ अब समझौते हो रहे हैं, भले वो अभी स्टील प्लांट के लिए है, लेकिन कल को सैन्य समझौता भी हो सकता है। तो विश्व जनमत वैश्विक मंच पर भी नरेंद्र मोदी खुद को अकेला पाकर भारी दबाव में है। इसलिए जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है उसके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। राजीव जी, अब तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिणाम निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि शशि थरूर गए हों तो अमेरिका में उनसे किसी बहुत बड़े पदाधिकारी ने भेंट की हो। जहां जहां वे लोग जा रहे हैं, थोड़े बहुत बुद्धिजीवियों से, इंडियन डायस्पोरा से और कुछ कुछ छोटे मझोले अधिकारियों से मिलकर या वहां के थिंक टैंक से मिलकर अकेली एक न्यूज एजेंसी के जरिए अपनी बात फैलाई जा रही है। तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी के भीतर एक बेचैनी है, देश के अंदर और देश के बाहर कैसे अपनी छवि को बचाए रखें। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है, उनकी छवि कैसे बची रहे, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंतिम बात, बार बार नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, उनकी पार्टी के तमाम नेता ये बात दोहरा रहे हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके ये बयान ये बता रहे हैं कि अब वे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बिना मर्जी के एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शायद उस हताशा को, उस निराशा को छुपाने के लिए ये बड़बोले बयान दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते अगर नौसेना आ गई होती तो। नौसेना को रोका किसने था? राजनाथ सिंह जी रवाना कर देते, 4 टुकड़े कर लेते। तो ये सारे बयान बता रहे हैं कि मोदी एंड कंपनी इस वक्त इतने बड़े ऑपरेशन के जो प्रतिसाद मानकर चल रही थी, जो रिस्पांस मानकर चल रही थी, जो रिटर्न की उम्मीद थी, वो उसे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा। जी जी। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कहीं कुछ यहाँ गड़बड़ दिखाई देता है आपको? क्या नरेंद्र मोदी के बयान एक तरफ ये पाकिस्तान को आंख दिखाते हैं, फिर ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ जो राजनीतिक सियासी तौर पे जो रोटियां सेकने की वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें सेना के कटआउट्स लगाना, खासकर भोपाल में ऐसा आज हुआ इसलिए भी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखिए, लेकिन इन सब के बीच
एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश निकल जाते हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अपने लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अपने देश में घूमकर सियासी तौर पे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सियासी तौर पर नरेंद्र मोदी की मजबूती क्या देश की मजबूती मानी जाएगी, जबकि सीज फायर की घोषणा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं? देखिए राजीव जी, जो आपने कहा कि मोदी जी जो बयान दे रहे हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है, तो ये बयान पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बयान गोदी मीडिया के लिए है और अपने भक्तों के लिए है। उनके चेहरे की भाव भंगिमा हो, और आज देख रहे हैं आप जिस पोशाक में है, वो पोशाकें हों, भंगिमाएं हो, वो भाषण हो, वो केवल और केवल गोदी मीडिया पर। जी रविकांत जी, वो पाग है, मराठा पाग। सर जानते हैं श्रवण जी, वो हमारे मराठा जो सरदार हुआ करते थे पेशवा के मातहत, या पेशवा भी, वो इसी तरह का पहनते थे, इसे पाग कहते हैं जी, राजशाही प्रतीक। पाग और ताज जी वो बचा है क्या मोदी जी का? अब वो धर लेने से बचता थोड़ी ना है, वो उसको जबरन रखे हुए। लेकिन असल में मोदी जी की कोई इज्जत अब बची नहीं। जो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करी थी कि वैश्विक छवि वाला नेता, 56 इंची नेता, जो पूरे दुनिया को सबक, जो ओबामा से तू तड़ाक में बात करता था, वो नेता कितना बचा है? तो केवल उनके भाषण और जो भी हौंक दिया जाएगा, अब ये किसके लिए है? पाकिस्तान में ये हौंक दिया जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या पाकिस्तान को? ये कानपुर के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए। फिर वो बिहार में बोलेंगे थोड़ा भोजपुरिया और या मैथिली वाला तड़का होगा, बंगाल में वो बंगाली तड़का थोड़ा सा होगा। वो उन्होंने कहा ही ना, सिंदूर खेला। तो ये बयानबाजी राजीव जी, ये कतई पाकिस्तान के लिए नहीं, ना दुनिया के लिए है। ये विशुद्ध रूप से गोदी मीडिया के चैनल्स के लिए है कि प्राइम टाइम डिबेट में क्या होगा। मोदी जी ने यहां सारा कुछ ध्वस्त कर दिया। अब भाषणों से ही पाकिस्तान थर्रा रहा है इस समय, लेकिन असलियत क्या है? और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज सेना के जो अफसर हैं वो उस सच को उद्घाटित कर रहे हैं अपनी सीमा के भीतर। ये बहुत मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट पर है इस समय भारत, और कतई सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी संकेत मिल रहा है जिस तरह से आप कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए, और देश के लोगों को उस सच से रूबरू कराना ये जरूरी है। अब मैं यहां पे वो बात नहीं ले आऊंगा कि ये जो रक्षा बजट है उसमें भी हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, हम उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। लेकिन 140 करोड़ लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी सेना किस तरह से मुस्तैद है, किस तरह से मजबूत है, और कमियां कहां है, तेजस क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है। और सेना ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया, उसने रिस्पॉन्ड किया देश को। लेकिन मोदी जी देश को रिस्पॉन्ड नहीं कर, ना वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड कर रहे। मोदी जी सिर्फ अपने उस रुष्ट भक्तों के लिए, इधर बेचारे परेशान हो गए थे, क्या जवाब दे, सीज फायर हो गया, उनके लिए कुछ मसाला चाहिए था। गोदी मीडिया के एंकर्स क्या करते, वो शाम को कौन सा प्राइम टाइम डिबेट चलाते, क्या करते, तो उनको भी कुछ चाहिए जी। तो ये बेसिकली उसके लिए, और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अब वो चीजें बेपर्दा हो रही हैं, और धीरे धीरे जो नरेंद्र मोदी की हताशा है वो बढ़ रही है। और दूसरी तरफ एक ईमानदार नेता, एक नैतिक नेता, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जितना मनुष्यता की जरूरत है
उतना ही देश में नैतिक मूल्य की जरूरत है। हालांकि राजनीति में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक राहुल गांधी है जो दर्द बांटते ही नहीं है, उन हालातों से रूबरू भी कराते हैं। अब आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी लेह नहीं गए होते तो क्या ये विजुअल्स आते देश के सामने? पुंछ क्या कभी इस देश का, पुंछ अगर नहीं जाते तो क्या ये विजुअल्स सामने आते? गोदी मीडिया कभी इनको दिखाता? सरकार क्या कभी इनके बारे में बताती? सरकार को क्या उनकी चिंता होती? राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाएंगे जी। तो ये है देश के लोगों की चिंता, देश की चिंता। लेकिन मोदी जी को सिर्फ चिंता कुर्सी की, और उसके लिए ये सारा प्रपंच है। और अगर आप ये सोचते हैं या हम सोचते हैं कि मोदी जी का कभी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो जो हृदय परिवर्तन की बात करता था उसको इसी विचारधारा के एक व्यक्ति ने ठोक दिया था, गॉडसे ने, जिसने उस बुजुर्ग गांधी के सीने में गोलियां मारी थी। तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, इसकी आप कभी उम्मीद मत करिए। और इसलिए मैंने कहा कि वो इच्छाधारी हैं, उन्हें नॉन बायोलॉजिकल तो अपने आप को कहते हैं, तो उनकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। लेकिन एक बड़ा चेंज सेना की तरफ से कम, और हमें सेना पर, इस देश के लोगों को सेना पर भरोसा है कि उसकी सुरक्षा और उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान अभी पूरे तरीके से संरक्षित है। मोदी जी से उम्मीद हो ना हो, लेकिन सेना से पूरी उम्मीद इस देश को। जी गर्ग साहब, ये जो तथ्यों को छिपाने की कोशिश, इसका कितना नुकसान हो सकता है नरेंद्र मोदी को, उनकी पॉलिटिक्स को? सबसे जबरदस्त नुकसान हुआ है मोदी जी की पॉलिटिक्स को, और मोदी जी से ज़्यादा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है राजीव जी, वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और संघ को हुआ है। देखिए, मोदी जी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में चले जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। कई कारण हैं, उम्र भी है और राजनीति भी है, चुनाव भी हैं। कब तक रहेंगे? पार्टी रहेगी। पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आप अगर ये पूरे 4 दिन के एपिसोड ने जो पूरी देश की तकदीर को बदल दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के जो 90 घंटे थे, उसने हमारी पूरी ताकत को किस तरह से एक्सपोज कर दिया है, पूरी पॉलिटिक्स को कैसे एक्सपोज कर दिया है। अगर आप उसको नटशेल में, बुलेट फॉर्म में रखना चाहें तो ये कह सकते हैं आप कि सेना को हमने नाराज कर दिया। आपने सेना को खुली छूट दी एक्शन के लिए, क्योंकि आप में साहस नहीं था राजनीतिक निर्णय लेने का। और सेना जब अपनी बहादुरी पर के चरम उत्कर्ष पर थी, तब आपने सेना को हरा दिया। एक पॉलिटिकल डिसीजन अमेरिका के दबाव में ले लिया। मतलब एक तरफ आपने सेना को छूट दी, दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में आपने सेना को हरा दिया। दूसरा ये है इसका, जो बुलेट फॉर्म में अगर आप रखना चाहें, कि देश की जनता को आपने अपने खिलाफ कर दिया। आज सबसे ज्यादा जो नाराज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मतलब वो लोग तो हैं ही पहले से नाराज जो नहीं थे इनके साथ, पर जो नए एडिशन हुआ है वो किनका हुआ है? वो महिलाएं जो आपकी ताकत थी। घर घर सिंदूर ने आप
ने उनको अपने खिलाफ कर लिया। ये आप देखिए ना कितना बड़ा सेटबैक है कि एक आंदोलन को, एक अभियान को आपको लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा, बेशर्मी के साथ लेना पड़ा। तीसरा ये हुआ राजीव जी, जो मैंने कहा कि देश की जनता को नाराज कर दिया, सेना को नाराज कर दिया। इस क्राइसिस में विपक्ष ने जो मैच्योरिटी दिखाई, जो साहस दिखाया, विपक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से ताकतवर बन गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी बजाय भाषण देने के वो काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी अगर पुंछ नहीं जाते तो क्या अमित शाह जाते वहां? तो ये जो हुआ कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है, इसमें कौन विपक्ष का कौन नेता उभर कर आया? आप जरा सोचिए कि कौन ताकतवर बन के उभरा अखिल भारतीय स्तर पर। किस पार्टी का उभरा? आप बताइए मुझे, किस पार्टी का नेता उभरा? और चौथा जो है सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, या सबसे बड़े इसका जो पॉइंट है, वो ये निकल के आया कि हम जिस दुनिया को मान रहे थे कि हमारे साथ है, हमारे नीचे है, हमारा हुक्म मानती है, वो पूरी की पूरी तरह पता चला कि हमारे खिलाफ है, हमारे साथ नहीं है। तो आप सोचिए कि विपक्ष नाराज, जनता नाराज, सेना नाराज, दुनिया के मुल्क नाराज, तो आपके साथ कौन खड़ा है? आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भागवत जी ने क्या आपके पक्ष में खड़े होकर कोई बयान दिया कि ये जो सीज फायर हुआ ये ठीक हुआ है? नहीं। क्या उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, उनकी नीतियों का समर्थन करता हूं? उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था कि हाँ ये होना चाहिए, बहुत अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया। आपने कोई बयान देखा क्या मोहन भागवत का 9 मई के बाद से? नहीं है। तो ये जो चल रहा है, ये इस समय सूबों में जो कमजोर मुख्यमंत्री आपने अपॉइंट कर रखे हैं, वो आपके लिए भीड़ जमा कर रहे हैं, और वो भीड़ केवल गुजरात में हो पाई, मध्य प्रदेश में जगह जगह से लोगों को लाया गया, पर बिहार में आप इकट्ठा नहीं कर पाए। पटना में आपने रोड शो में आपने देखा कि किस तरह का पुअर रोड शो हुआ। तो ये जो चल रहा है, मैं इसको एक अलग तरीके से अगर दूं तो ये कि मोदी जी को ज़मीन पर खड़ा कर दिया है इस पूरे के पूरे संकट ने, और उनको हकीकत से रूबरू करवा दिया है कि आप जो ऑरा लेकर आए थे 2014 में, वो नकली ऑरा था, और वो ऑपरेशन सिंदूर ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब मोदी जी की पूरी स्ट्रगल जो है राजीव जी, वो ये कि वो जो तीसरा कार्यकाल है उसको कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, और बीजेपी के लोगों का मॉरल कैसे वो बनाए रखें कि वो, आप देख रहे हैं कि वो पटना में बीजेपी कार्यालय गए और वहाँ क्या किस तरह की बातें की उन्होंने। एक डिमोरलाइजेशन जो हो गया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब बीजेपी को प्रभावित करेगा।
बिहार में अगर बुरी तरह से हार हो गई इनकी, अगर अब मैं चुनाव आयोग क्या करता है या मतों का क्या होता है और वोटिंग मशीन ईवीएम क्या करता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो आप सोचिए कि बिहार पूरा बदल देगा पूरी राजनीति को। और बिहार की राजनीति बदलने का मतलब है राजीव जी कि जेडीयू की बैसाखियों पर जो सरकार केंद्र की टिकी हुई है, वो एक बैसाखी, दो बैसाखियों में से एक बैसाखी पूरी तरह टूट जाएगी जी। इसका असर राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ेगा। वो जो चर्चाएं चल रही है कि 2027 में जो हमारी राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति पद का चुनाव संभावित है, उसके जरिए जो बड़े परिवर्तन करने की जो बातें अफवाहों के तौर पर चल रही है कि उसके जरिए कैसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देश में किया जा सके राष्ट्रपति चुनाव के जरिए जी, वो पूरा का पूरा बिहार और यूपी के चुनाव और असम के चुनाव के बाद ध्वस्त हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं के चेहरे, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, ब्यूरोक्रेसी में एक तरह का डिमोरलाइजेशन, निराशा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से फॉरेन मिनिस्टर को देखिए आप, वो किस तरह से वो कहाँ हैं पूरे के पूरे घटनाक्रम में। तो ये जो चल रहा है ये कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है चीज़ों को लेकर, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में देख रहे हैं। चीन जो जिस तरह से इस जुबान में बात कर रहा है उसमें देख रहे हैं, चीन ने हमारी पूरी की पूरी कार इंडस्ट्री को ठप कर दिया है। जो रेयर अर्थ मैग्नेट हैं उसकी सप्लाई जैसे ही रुकी, हमारी पूरी कार इंडस्ट्री बंद हो गई। हमने किसी तरह से बातें करके वो मटेरियल मंगवा रहे हैं कि जो चर्चाएं हैं वो बता रहा हूँ। चीन आज सप्लाई रोक दे चीज़ों की, जो व्यापार अगर बंद कर दे भारत से जी, अमेरिका की टैरिफ्स अगर ज़बरदस्त लग जाएं, रूस का नज़रिया जो अभी प्रकट हुआ वो वैसा ही रहे, आप बताइए ना कि हमारे साथ कौन देश खड़ा होगा? कोई नहीं। हम क्या करेंगे? अपना माल कहाँ बेचेंगे? अपनी ज़रूरतों की चीज़ें कहाँ से लेंगे? अगर हमको अपने तेजस की डिलीवरी इसलिए नहीं हो पाती है कि उसके इंजन अमेरिका से आने वाले हैं और वो नहीं आए टाइम पर या नहीं मिल पाएंगे। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तेजस को लेकर, 2025 में भी अगर HAL ने डिलीवरी नहीं दी और हम लड़ नहीं पाए अपने विमानों से, तो आप क्या समझते हैं? मतलब वो मिग और सुखोई और ये जो रफाल और ये जो तमाम विमान हैं, वो मिराज, वो हमारा कब तक साथ देंगे? तो हम जो भाषा बोलते हैं ललकारने की, वो हमारे बाजुओं में नजर नहीं आती है, वो जुबान में नजर आती है। इसलिए लोगों एक्सपोज हो गए हैं राजीव जी, जो कुल मिलाकर एक लाइन में अगर कहें तो सरकार अपने नागरिकों के सामने या अपने वोटरों के सामने ही एक्सपोज हो गई है। इसके लिए राहुल गांधी को मेहनत नहीं करना पड़ी। राहुल गांधी का काम मोदी जी ने खुद कर दिया और रोज कर रहे हैं।
अगर राहुल गांधी कहते हैं कि घर घर सिंदूर को बंद कर दीजिए आप, तो वो नहीं करते। जनता ने करवा दिया, महिलाओं ने करवा दिया। ममता बनर्जी के एक भाषण ने पूरा का पूरा मामला बदल दिया जी। तो इसलिए क्या हुआ है कि इनके पास कुछ है नहीं कि राहुल गांधी को बदनाम कर सकें, कह सके कि वो देशभक्त नहीं है, उन्होंने साथ नहीं दिया इस लड़ाई में, विपक्ष ने साथ नहीं दिया, आपकी पार्टी ने साथ नहीं दिया, बीजेपी ने साथ नहीं दिया, ये मानिए। बिल्कुल। तो ये संकट बड़ा है राजीव जी, और ये सरकार इसमें उलझती जा रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी कहीं नहीं कर पा रहे हैं, केवल तेजस विमानों की नहीं, नागरिकों के हितों की भी नहीं कर पा रहे, नागरिकों की जरूरतों की नहीं कर पा रहे जी। नागरिक आप पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? आप केवल कहें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम जापान से आगे हो गए, आप सोचिए कि उसका मजाक उड़ रहा है, उसका जबरदस्त मजाक उड़ रहा है। जो आपने दावा किया हमारे नीति आयोग के प्रमुख ने जी कि हम चौथे नंबर पर आ गए और जापान 5वें नंबर, उसका मजाक उड़ रहा है पूरी तरह से। तो ये सब लोग मोदी जी को लेट डाउन कर रहे हैं, उसमें विपक्ष को जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और आपकी मेहनत थोड़ी कम हो रही है इसमें, आपको मेहनत कम करना पड़ रही है। मोदी जी आपको इतना मसाला दे रहे हैं कि जी बिल्कुल मसाला ही मसाला है, रोज है मसाले। लेकिन इन सब के बीच दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो समझ में नहीं आती हैं। वो ये, आज मॉक ड्रिल करवाई गई, मॉक ड्रिल सीमावर्ती क्षेत्रों में, राज्यों में, और दूसरा जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उधर मॉक ड्रिल चल रही थी, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है तीसरी तरफ, और इन दोनों को काटते हुए सीज फायर, और जिसमें दोनों देशों के बीच, और ये अनिश्चित काल के लिए। तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है गर साहब कि आखिर हम शांति चाहते हैं या हम युद्ध चाहते हैं, या हम एक उकसावे की राजनीति करना चाहते हैं। जिस भी मन से नरेंद्र मोदी जी, चाहे देश के रक्षा मंत्री, या और जिस ढंग से बयान ये आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी बयानबाजी कीजिए ठीक है, लेकिन अपने देश की जनता में उतनी उग्र भावना पैदा मत कीजिए, ये थोड़ा सा हार्मफुल है। और क्योंकि आप ऑलरेडी सीज फायर में हैं, राजनीतिक तौर पर तो ये ठीक है, लेकिन विदेश नीति के हिसाब से एक छोटा सा कमेंट आपसे ही चाहूंगा, विदेश नीति के हिसाब से कितना जायज है ये? मैं आपको एक चीज कहता हूं राजीव जी, मोदी जी एक छोटा सा प्रोवोकेशन चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान से लड़ाई चाहते हैं, और डरते हैं वो ट्रंप से। ट्रंप ने कह रखा है कि अगर आपने लड़ाई की तो आपका व्यापार बंद। हम अभी इस समय ट्रंप से डरे हुए हैं, बुरी तरह से अमेरिका से डरे हुए। आज भी ट्रंप ने यही कहा है, और अमेरिकी कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो टैरिफ का डर है, ये अगर हट गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाएगी। ट्रेड जो है बहुत डेटरेंट के तौर पर काम कर रहा है, ट्रेड वार जो है, ये ट्रेड के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। मोदी जी इस बात को लेकर निहायत नाराज हैं कि अमेरिका हमको रोके हुए है, या अमेरिका ने हमको रोक दिया। अब हमारी पूरी विदेश नीति जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। तो आपका जो सवाल है विदेश नीति को लेकर,
अब हमारी विदेश नीति अमेरिका डिक्टेट कर रहा है और हम में साहस नहीं है कि हम अमेरिका का विरोध कर सकें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे 40-50 लाख भारतीय वहाँ रह रहे हैं, हमारे हजारों लाखों बच्चे वहाँ हैं, हमारा लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का रिपेट्रिएशन वहाँ से होता है, हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ, अडानी अंबानी की गर्दनें वहाँ फंसी हुई है। हमारा पूरा का पूरा जो व्यापारिक समूह है उसका दबाव है कि आप अमेरिका से पंगा मत लीजिए। आप क्या समझते हैं, कोई ये छोटी बात है? और चीन इन सब चीज़ों से फ्री है। तो ये जो दबाव है ये उनके चेहरे पर दिख रहा है। ये दबाव अभी तक नजर नहीं आ रहे थे। तो इसलिए आप पाएंगे कि एक चीज देखिए राजीव जी कि मोदी जी का कार्यकाल 29 तक है, 4 साल है, 3 साल है, 4 साल मान लें 29 में जी। और अमेरिका के चुनाव भी तभी होंगे। तो ट्रंप से छुटकारा नहीं है अब। और इस दौरान पूरी की पूरी राजनीति भारत की बदल जाएगी, जिसकी तरफ राहुल गांधी लगातार आगाह कर रहे थे। आप कोई एक चीज ढूंढ लीजिए जिसमें राहुल ने आगाह नहीं किया हो कि चीन पाकिस्तान को मिला दिया आपने, अमेरिका की तरफ आप झुक गए, रूस को आपने निगलेक्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग में आपने पूरी तरह तबाह कर दिया, कंज्यूमर हो गए, कंजम्पशन में घुस गए। राहुल ने पूछा सवाल कि हमारे बच्चे अमेरिका क्यों जा रहे हैं डंकी रूट से। हमारे बच्चों को जब हथकड़ी लगाकर भेजा, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जो लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देशों ने जिसका विरोध किया। जी। आप क्या समझते हैं, ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है राजीव जी। आपके दर्शकों को एक चीज समझ में आना चाहिए कि मोदी जी पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी अमेरिका से और यूरोप से लड़ रहे हैं। इसलिए मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब चलेगा नहीं। वो कह रहे हैं जारी है। तो जैसा इन्होंने कहा, शायद अमलेंदु जी ने कहा या किसी ने कहा कि वो देश के नागरिकों के लिए है, या सीमा मतलब और चीज़ों के पॉलिटिकल है, वो बाकी नहीं, उसमें दम ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ साल भर तक त्योहार चलते हैं ना भारत में जी, वैसे मोदी जी अब ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। जी। ऐसा कुछ नहीं, उनको मजा आता है, कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे। आप क्या चलाएंगे, वो विदेश जाना नहीं है। अच्छा आप सोचिए जरा, उनको विदेश यात्रा ही नहीं करना है, कहाँ जाएंगे अब? कहीं का आमंत्रण नहीं है, अब घर में ही रहना है। तो घर में भी कहाँ रहना है, जो बीजेपी की स्टेट्स है वहाँ रहना है जी, रातें वहीं बिताना है राजभवन में। तो वो यही ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। तो मतलब 2025 को माना जाए ऑपरेशन सिंदूर ईयर। हाँ, तो अब ये इसको एक ऑपरेशन सिंदूर ईयर मान लीजिए जी। और ये राजनीति, देश की राजनीति का यहाँ से पूरा का पूरा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जी। ये मान लीजिए जो टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति, वो शुरू हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। बहुत चर्चा, और चर्चा में वक्त कब निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा दोस्तों हम लोग कर रहे थे, और इसमें राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हुए हैं। 2 विजुअल्स
एक तो आप लोग लगातार देख रहे हैं जो पुंछ गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद गृह मंत्री को जाना पड़ा वहाँ, और यानी अमित शाह को, और अमित शाह उन जगहों पे गए जिन जगहों पर राहुल गांधी पहले जा चुके थे पुंछ में, और यहाँ से सरकार एक्सपोज हुई कि पुंछ के बारे में आपने कुछ भी ख्याल क्यों नहीं किया। दूसरा मामला जो है वो हमारा क्या नुकसान हुआ उस पर विदेश में जाकर अगर हमारे सीडीएस जवाब देते हैं तो ये भी सरकार एक्सपोज होती है। देखते आगे आगे होता है क्या, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत सियासत कितना जारी है ये भी देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब, बहुत बहुत